नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3 टीवी में। बुधवार की सुबह क्रिप्टो मार्केट में कुछ हद तक सुधार हुआ क्योंकि विश्लेषकों ने कहा कि बंद हो चुके एक्सचेंज माउंट कॉक्स के 140,000 बीटीसी के नियोजित वितरण से सप्लाई में कमी की चिंताएं बहुत अधिक हैं। बिटकॉइन ने $62,000 से ऊपर ट्रेड किया, जो कि सोमवार को $58,580 के निचले स्तर पर पहुंचा। ईथर पिछले 24 घंटों में लगभग 2% की वृद्धि के साथ $3,411 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन वर्तमान में हरे रंग में ट्रेड कर रही हैं, कल की कीमतों की तुलना में मामूली लाभ दर्ज कर रही हैं। मीम कॉइन के मोर्चे पर चीजें अच्छी दिख रही हैं। कुल मिलाकर कैटेगरी 3.5% ऊपर है, जबकि कुछ बड़े मीम्स प्रभावशाली वृद्धि दर्ज कर रही हैं। पेपे लगभग 10% ऊपर है, वे 15.7% और इसी तरह फ्लो की 10.1% ऊपर है। कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प है कि क्या सबसे बुरा समय हमारे पीछे रह गया है। आने वाले दिनों में मार्केट में और गिरावट आने वाली है। फिर भी मैक्रो ट्रेडर्स के लिए लिक्विडिटी प्रॉक्सी बीटीसी इस महीने में लगभग 10% नीचे है, जो कि वॉल स्ट्रीट के तकनीक भारी इंडेक्स नास्डैक में 5% की बढ़त के बिल्कुल विपरीत है। अलग अलग प्रक्षेप वक्र फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी की स्थिति में बेरिश सिग्नल दे सकते हैं और नैस्डैक के लिए मंदी का संकेत हो सकते हैं। 7 जून से केंद्रीकृत एक्सचेंजों में सूचीबद्ध बिटकॉइन फ्यूचर्स में नेशनल ओपन इंटरेस्ट 14% घटकर $37 बिलियन हो गया है। बिटफिनेक्स के विश्लेषकों के अनुसार ये गिरावट नकारात्मक फंडिंग दरों के कारण कैरी या बेसिस ट्रेड्स के अनवाइंडिंग को दर्शाती है। इसी बीच आने वाले यूएस आधारित स्पॉट ईथर ETF में उनके पहले से ही लाइव बीटीसी साथियों की तुलना में कम मांग देखी जा सकती है। ब्रोकर बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में कहा, वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.29 ट्रिलियन है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 2.53% की वृद्धि है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $68.19 बिलियन है, जो कि 29.32% की कमी है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $4.39 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 6.43% है। सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम अब $63.53 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.16% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.42% है, जो दिन भर में 0.13% की वृद्धि है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कंपनी हाइव डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने 2024 में सकारात्मक वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट की, जिसमें एनुअल रेवेन्यू $114.5 मिलियन और समायोजित EBITDA 37.5 मिलियन था। कंपनी ने 3,123 बिटकॉइन का माइन किया और साल के अंत में अपनी बैलेंस शीट पर $161.3 मिलियन मूल्य के 2,287 बिटकॉइन रखे। पिछले फिस्कल ईयर की तुलना में रेवेन्यू में लगभग 8% की वृद्धि हुई, जिसमें डिजिटल करेंसी माइनिंग से $111 मिलियन और इसके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बिजनेस से $3.4 मिलियन जनरेट हुए। हाइव ने $40.3 मिलियन का ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन हासिल किया, जो कि 36% ऑपरेटिंग मार्जिन दर्शाता है। साल के लिए $51.2 मिलियन का नेट लॉस दर्ज करने के बावजूद हाइव ने इस बात पर जोर दिया कि इस आंकड़े में $66.4 मिलियन के डेप्रिसिएशन और सेल्स टैक्स रिसीवेबल्स पर $6.8 मिलियन के प्रोविजन जैसे महत्वपूर्ण नॉन कैश चार्जेस शामिल हैं। डिजिटल करेंसीज के रिवैल्यूएशन से $77.3 मिलियन के लाभ को शामिल करते हुए कंपनी ने $25 मिलियन की व्यापक आय दर्ज की। ज़ोडिया कस्टडी ने स्विट्जरलैंड और यूरोपियन मार्केट में भौतिक रूप से समर्थित क्रिप्टो एक्सचेंज प्रोडक्ट्स के लिए कस्टडी सेवाएं प्रदान करने के लिए 21 शेयर्स के साथ भागीदारी की है। इस भागीदारी का उद्देश्य 21 शेयर्स निवेशकों को अपने ETP के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और विनियामक अनुपालन प्रदान करना है। ETP निवेश के लिए 21 शेयर्स का उपयोग करने वाले संस्थानों को 24/7 तत्काल पहुंच के साथ कोल्ड स्टोरेज वॉलेट तक पहुंच प्राप्त होगी। ज़ोडिया कस्टडी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रमुख मैंडी च्यू ने कहा कि इस भागीदारी का सुरक्षा जोखिम प्रबंधन या अनुपालन पर किसी भी तरह के समझौते के बिना पूरे इकोसिस्टम पर वास्तविक प्रभाव पड़ेगा। 21 शेयर्स के अनुसार इस वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक 937 प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पास यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETF में $11 बिलियन का स्वामित्व था, जो कि ETF की कुल एसेट्स का लगभग 20% था। गोल्ड ETF में लॉन्च के बाद पहली तिमाही में केवल 95 प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स थे, जो बिटकॉइन ETF की पहुंच का 10% से भी कम प्रतिनिधित्व करता है।
बिटकॉइन बेस्ड पेमेंट ऐप स्ट्राइक ने यूरोप और अफ्रीका में लॉन्च होने के बाद अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करते हुए यूके में परिचालन शुरू किया है। आप यूजर्स को बिटकॉइन या स्टर्लिंग का उपयोग करके खरीदने, बेचने और फंड्स निकालने की अनुमति देता है। स्ट्राइक, जो कि 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है, आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है और वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी और वैश्विक स्तर पर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूके बिटकॉइन अपनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। कंपनी अपने यूरोपीय बेस से क्रॉस बॉर्डर क्लाइंट्स को सेवाएं देगी और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी रजिस्टर्ड फर्म एंजलबर्ट क्रिप्टो प्रमोशन के संबंध में विनियामक आवश्यकता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी। शिकागो बेस्ड स्टार्टअप ज़ैप सॉल्यूशन द्वारा विकसित स्ट्राइक ग्राहकों को कैश ऐप या पेपाल के समान दुनिया भर में पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऐप भुगतान के लिए बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क का उपयोग करता है, जिससे ट्रांसफर तेज और सस्ता हो जाता है। कॉइनबेस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज विभिन्न पॉलिटिकल डोनेशन दे रहा है, जिसमें धारा 527 के तहत गठित संगठन जैसे रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक गवर्नर्स एसोसिएशन शामिल हैं। प्रोपलिका के 527 एक्सप्लोरर से पता चलता है कि कॉइनबेस ने मार्च में आरजीए और डीजीए को प्रत्येक को $50,000 का दान दिया था। ये किसी भी संगठन को पहला दान नहीं था। आरजीए को दिसंबर में $500 और नवंबर 2022 में एफटीएक्स द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने से कुछ दिन पहले $50,450 मिले थे। जीओपी संबंध समूहों को दिए गए अन्य दान में पिछले जुलाई में रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल एसोसिएशन को $105,000 और नवंबर 2022 में $75,000 शामिल है। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल एसोसिएशन को मार्च में $50,000, पिछले जुलाई में $25,000 और नवंबर 2022 में $75,000 मिले। डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव कैंपेन कमेटी को नवंबर 2022 में $25,000 मिले। इन योगदानों को कॉइनबेस से ही आने वाले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि एफटीएक्स जैसे अन्य एक्सचेंजों के लिए इसी तरह की खोज से फर्म्स के बजाय अधिकारियों से आने वाले दान का पता चलेगा। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने पिछले 30 दिनों में 15% की गिरावट देखी है, जिसमें कि ग्लोबल मार्केट कैप $2.37 ट्रिलियन से कम हुई है। लेकिन टॉन कॉइन, जो कि टेलीग्राम से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है, 20% से बढ़ी है और इसके व्हेल्स ने अपनी एक्यूमुलेशन बढ़ाई है। टॉन व्हेल एक्टिविटी का ऑन चेन असेसमेंट दिखाता है कि पिछले महीने में एक्टिविटी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें टॉन व्हेल्स, जो कि 1000 से ज़्यादा कॉइन्स के बीच होल्ड करते हैं, उनकी संख्या पिछले 30 दिनों में 15% से बढ़ी है। ये कोहॉर्ट अभी 1200 एड्रेसेस को शामिल करता है, जो इसका अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। रैलीज के दौरान टॉन के बड़े होल्डर्स अक्सर एसेट के भविष्य की पोटेंशियल में मजबूत कॉन्फिडेंस को सिग्नल करते हैं और प्राइस पर एडिशनल अपवर्ड प्रेशर बनाकर इसका सस्टेन्ड अप ट्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं। फैंटम, एक लोकप्रिय सोलाना वॉलेट, ने बिटकॉइन और एक यूनिक ऑर्डिनल मिंट इवेंट के लिए अपने सपोर्ट की घोषणा की है। ये इवेंट, जो 27 जून से 1 जुलाई तक चलेगा, यूजर्स को एनएफटीज डायरेक्टली बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर मिंट करने की अनुमति देगा फैंटम का यूज करके। इसके अलावा ऑर्डिनल्स, जो इंडिविजुअल सातोशीज पर इंस्क्राइब्ड होते हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी में ट्रैक्शन गेन कर रही हैं। फैंटम इवेंट के दौरान स्टैंडर्ड बिटकॉइन नेटवर्क फीस कवर करेगा और स्मूथ ट्रांजैक्शंस के लिए अपने नेटिव सेगविट एड्रेस में थोड़ा बिटकॉइन रखने की सलाह देता है। फैंटम का ये कदम क्रिप्टो इकोसिस्टम की इंटरकनेक्टेड नेचर के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता को दर्शाता है। रॉनिन ने अपने ZK EVM टेस्टनेट का अनावरण किया है, जो मेननेट पर लेयर 2 ब्लॉकचेन लाने के पहले कदम को दर्शाता है। ZK EVM टेस्टनेट डेवलपर्स को रॉनिन पर ZK पावर्ड लेयर 2 चेन्स बनाने और बिना परमिशन के गेम्स डिप्लॉय करने की अनुमति देगा। टीम ने जोर दिया कि ZK EVM टेस्टनेट डेवलपर्स को रॉनिन पर L2 टेस्ट करने, ब्लॉक एक्सप्लोरर एक्सेस करने और RPC एंडपॉइंट क्वेरी करने की सुविधा प्रदान करेगा। ZK EVM गेम डेवलपर्स को स्केलेबिलिटी के लिए जीरो नॉलेज प्रूफ का उपयोग करने की अनुमति भी देता है, जिससे अधिक गेम्स और यूजर्स के लिए इकोसिस्टम खुल जाता है। वैलिडेटर ZK EVM टेस्टनेट पर टेस्टनेट रॉन को साइगॉन ब्रिज से ब्रिज करके टेस्ट कर सकेंगे और जो रॉनिन यूजर्स के लिए नई फीचर्स और फंक्शनैलिटीज अनलॉक करेगा। ZK EVM रॉनिन के इंसेंटिव प्रोग्राम को L2 चेन और मेननेट के बीच अलाइन करता है, जिसमें डेवलपर्स को रॉनिन वैलिडेटर चलाने या अपनी चेन लॉन्च करने के लिए 250,000 रॉन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। कोरल ऐप एक AI फोकस प्रोजेक्ट जो बाइनेंस के द्वारा सपोर्ट किया गया है। अपने कोरल फ़ोन के साथ
हाइपर कंपेटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में प्रवेश करने के लिए तैयार है। ग्लोबली अनुमानित 6.84 बिलियन स्मार्टफोन्स के साथ कोरल ऐप का लक्ष्य डीफाई, गेमफाई और सोशलफाई जैसे तकनीकों को आम जनता तक पहुंचाना है। कोरल फोन एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ फीचर्स प्रदान करता है जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स का सीधा एक्सेस, नेटिव ऑन-चेन गेम्स और इनबिल्ट कोरल वॉल्ट में प्राइवेट वॉलेट की सेव करने की क्षमता शामिल है। डुअल सिम फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट से पावर्ड होगा और कस्टमाइज्ड कोरल ऑपरेटिंग सिस्टम 1.0 पर चलेगा जो कि एंड्रॉयड 14 पर आधारित होगा। पहले 2000 अर्ली बर्ड डिवाइसेस $1500 USDT या $1500 में उपलब्ध होंगे जो कि लगभग 1.25 लाख के बराबर है। फ़ोन का इंटरफेसिंग डिसेंट्रलाइज्ड होगा जो यूजर्स के उनके ऐप्स और कंटेंट प्राइवेसी पर अधिक स्वतंत्रता देगा। ये AI लेयरिंग डिवाइस को एक इंटेलिजेंट और सिक्योर ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रदान करेगी। कोरल ऐप यूजर्स को इन डिवाइसेस के लिए प्री रजिस्टर करने दे रहा है जबकि एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक डिस्क्लोज्ड नहीं हुई है। लेयर 2 इथेरियम स्केलिंग प्रोटोकॉल ZK Sync ने अपने इकोसिस्टम में एक अपग्रेड इंट्रोड्यूस किया जो कि एक सिंगुलर जीरो नॉलेज रोल अप चेन से एक डायनामिक नेटवर्क ऑफ मल्टीपल ZK चेन में ट्रांजिशन करता है। ये मूव इंटरऑपरेबिलिटी और एक यूनिफाइड यूजर एक्सपीरियंस से कैरेक्टराइज्ड है। V2.4 अपग्रेड जो 7 जून को लाइव हो गया। ZK Sync 3.0 रोड मैप का एक पिवटल पार्ट है जो ZK Sync के नेटिव बिट्स को एक टोकन वॉल्ट में रिकॉन्फ़िगर करता है। अपने इकोसिस्टम के एक्सपैंडिंग अरे ऑफ ZK चेन्स के बीच कनेक्टिविटी एनहांस भी करता है। इस अपग्रेड से पहले एक कंट्रोवर्शियल एयरड्रॉप हुआ था जिसमें ZK Sync ने L2 नेटवर्क को अर्ली यूजर्स को 3.675 बिलियन ZK टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इलास्टिक चेन आर्किटेक्चर एक सीमलेस ऑपरेशनल एक्सपीरियंस ऑफर करता है जो एक सिंगल ब्लॉकचेन के समान है जिसमें नेटवर्क स्विचिंग या मैनुअल एसिड ब्रिजिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।